वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लाइन स्केलर फॉर्म स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डेफिनेशन को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी नो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये हमें फार्मूला पता है। Here Q1 and Q2 are charge particles separated by a distance r। ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स आएगा वो F आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। नाउ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इफ वी टेक Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर हम Q1, Q2 और R को यूनिट मान लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज है दूसरे कूलम्ब चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर है, देन फोर्स विल कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू K। तो हमारा जो फोर्स है वो K के बराबर आ जाएगा। अगर हम Q की वैल्यू 1 रखें, Q2 की वैल्यू 1 रखें, R की वैल्यू 1 रख दें, तो मेरा जो फोर्स आएगा वो K के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज द फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है? फोर्स के बराबर ही है मेरा बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम्ब, कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी जो वैल्यूज़ है वो 1 कूलम्ब हैं और वे 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देंगे। तो फोर्स ही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Now for this we take some example. Let us Q1 and Q2 are 2 charged particles. They are separated by a distance r and the medium between them is vacuum. तो इन 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो मीडियम है वो मेरा वैक्यूम है। सिमिलरली Q1 and Q2 2 same charges are placed at a distance of r from each other in water, कि इनके बीच का जो मीडियम है वो वाटर है। सिमिलरली Q1 and Q2 2 same charge particles are placed in a glass medium. The distance between them is same r. Now there are 3 cases, first, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं। अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F1, यहाँ पे फोर्स लगेगा F2 और यहाँ पे फोर्स आएगा हमारा F3। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देयर इज ए फोर्स F1 बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल, देयर इज ए फोर्स F2 बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल्स एंड F3 इज अ फोर्स बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल इन ए ग्लास मीडियम। तो क्या हम बता सकते हैं कि क्या इन तीनों के अंदर सेम फोर्स लगेगा? क्या तीनों केसेस के अंदर फोर्स सेम होगा? F इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। क्या ये तीनों फोर्सेस हमारे सेम होंगे या नहीं होंगे? ये तीनों फोर्सेस हमारे सेम नहीं होंगे। बट अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर, अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो Q1 तीनों केसेस के अंदर हमारा सेम है, Q2 भी हमारा तीनों केसेस के अंदर सेम है और डिस्टेंस उनके बीच की सेम है, और K हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है।
तो Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and R, all these values are same. So these three forces should be equal, but they are not equal. ये इक्वल नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि F1 की अगर वैल्यू आए तो क्या आएगी, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। F2 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। सिमिलरली F3 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो these three values should be same, but F1 is not equal to F2 is not equal to F3 in all three cases, but Q1, Q2 and R are all same in three cases. So what is the difference between these forces? There is a difference of this constant. यहाँ पे जो difference है इस constant का रहेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पे K1 कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे K2 कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर K3 कांस्टेंट आएगा। तो F1 फोर्स के अंदर कांस्टेंट मेरा K1 है, F2 फोर्स के अंदर मेरा कांस्टेंट K2 है एंड F3 केस के अंदर हमारा कांस्टेंट K3 है। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मीडियम, इसलिए इन फोर्सेस की वैल्यू सेम नहीं आई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल मीडियम्स, कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो सभी मीडियम के लिए सेम नहीं होता है। इसीलिए इफ वी प्लेस सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट मीडियम देन फोर्सेस विल नॉट बी सेम, कि अगर मैं अपने चार्ज पार्टिकल्स को सेम डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग मीडियम्स के अंदर रखता हूं तो उनके बीच में जो फोर्स है वो अलग अलग ही लगेगा, वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो मेरा एक अलग वैल्यू रखता है अलग मीडियम के अंदर। इज दैट क्लियर? तो हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F1, F2, F3 ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो K है it has a different value in these three medium. Here the electrostatic constant is K1, here K2 and there is electrostatic constant K3. तो सभी मीडियम्स के लिए जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस मीडियम के अंदर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो कितना होगा और वो किस चीज़ के ऊपर मेरा डिपेंड करता है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा अलग अलग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अलग आ रहा है। तो हमारा जो K की वैल्यू होती है K विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो जो K होता है हमारा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, एप्सिलॉन। दिस कांस्टेंट इज टर्म्ड एज एप्सिलॉन। देयर इज ए न्यू कांस्टेंट, ये एक नया कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन एंड इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। तो जो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। तो अलग अलग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू चेंज कर जाती है और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट चेंज कर जाता है। सो वी कैन राइट द कूलम्ब्स लॉ लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ की एक्चुअल फॉर्म है वेयर एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन मेरा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगा। नाउ इन वैक्यूम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एंड इन मीडियम वी विल राइट एप्सिलॉन m, यानी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ comes to the next point,
यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, हमें यूनिट निकालनी है और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? नाउ राइट द कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 divided by R square. Now take the epsilon here and F in downward direction, then epsilon will be equal to Q1 Q2 upon 4 pi F R square. Now we know the dimensional formula for Q1 is AT, Q2 is AT. There is no dimensional formula for constant quantities. The dimensional formula for force is m1 L1 T minus 2 and for R square is L2. Now calculate the dimensional formula. m हमारा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m raised to power -1. There is 1 and 2, 3 terms of length in downward direction, so we can write L -3. There is 2 term of time in downward direction and 2 in upward, so total is T4. ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 + 1 एंड -2 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो टोटल होगी +4 एंड A is A2. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उसके अंदर हमने K का जो डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज m1 L3 T -4 A -2। तो आप देख सकते हैं K का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m1 L3 T -4 A -2 होगा। हमने लास्ट निकाला भी था इसको, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि जो K है मेरा किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर है। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो जो वैल्यू मेरी K की होंगी एप्सिलॉन की वैल्यू से जस्ट अपोजिट होंगी। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसको बोलेंगे? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आल्सो represented by the ratio of absolute electrical permittivity of a medium with respect to absolute electrical permittivity of free space। मतलब epsilon r relative electrical permittivity can be written as epsilon medium divided by epsilon naught। This is electrical permittivity, relative electrical permittivity। ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी होगी, मीडियम की होगी। दिस इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ for the next point, relative electrical permittivity of a medium is the ratio of force between two charged particles placed in a vacuum to the force between same particles separated by same distance placed in a medium। मतलब क्या है इसका? let us Q1 and Q2 two charged particles and Q1 and Q2 two same charged particles are separated by distance r। They are separated by a distance r, but medium is vacuum here and water here। There is a water medium, या कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं। Now the force will be written as F naught। Force in vacuum will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square। Now for the water medium, the force will be equal to F water will be equal to 1/4 pi epsilon water into Q1 Q2 divided by R square। जैसा कि हम बोल चुके हैं, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। वैक्यूम के लिए हम नोट लगा देंगे
और यहाँ पे W लगा दिया हमने, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, ये वाटर मीडियम है। नाउ द comes to the definition, relative electrical permittivity of a medium is the ratio of force between two charges placed in a vacuum to the forces between same particles separated by a distance placed in a medium। कि हमें जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो कैसे मिलेगी कि हम फोर्स निकाल लें वैक्यूम के अंदर और फोर्स निकाल लें मीडियम के अंदर, उन दोनों को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो मेरा क्या आएगा, फोर्स रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलेंगे। नाउ इफ वी put the values of F0 and FW, epsilon r will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by r square divided by 1 by FW की वैल्यू हम रख रहे हैं 1 by 4 pi epsilon W into Q1 Q2 divided by r square। These will cancel out because have the same value, these will also cancel out, then epsilon r will be equal to epsilon w हमारा ऊपर चला जाएगा epsilon नोट। और हमने पीछे पढ़ा था epsilon r यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो वी कैन राइट दैट epsilon r is equal to epsilon m मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय epsilon नॉट इज इक्वल टू f नॉट बाय f m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी with the relative electrical permittivity. Now comes to the next point, unit for electrical permittivity, relative electrical permittivity. As we find out that relative electrical permittivity will be equal to F naught by F m is equal to epsilon m divided by epsilon naught. These are same values. Unit of F naught will be cancelled out with the unit of Fm. Unit of epsilon m cancel out with unit of epsilon naught. So relative electrical permittivity is unitless. जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो हमारी क्या होगी, यूनिटलेस होगी। बट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। द यूनिट फॉर एप्साइलन इज, एप्साइलन को ऐसे लिख सकते हैं हम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई F इंटू आर स्क्वेयर। But the unit for epsilon is electrical permittivity is coulomb square per Newton meter square. This is the unit for electrical permittivity, but relative electrical permittivity is unitless. तो electrical permittivity की जो unit है वो coulomb square per Newton meter square है, but relative electrical permittivity is unitless. Is that clear? Now रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देंगे। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ई आर विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which is equal to F naught by Fm which is equal to epsilon m by epsilon naught. Now take an example. Dielectric constant of water is 81. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81 means force on vacuum divided by force in water will be equal to epsilon r
will be equal to 81. Now we can write that force in water will be equal to force, इसको हम नीचे ले आएंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, Fw is equal to force in water will be equal to force in vacuum divided by 81. मीन्स जो वाटर के अंदर फोर्स लगेगा चार्जेस के ऊपर वो 1/81 टाइम्स होगा वैक्यूम के अंदर फोर्स से। मतलब क्या है, यहाँ पर हम डिटेल में इसको देखते हैं। Q1 Q2 टू चार्जेस हैं, ये वैक्यूम है, और Q1 Q2 टू चार्जेस हैं, यहाँ पे ये वाटर है। डिस्टेंस दोनों के अंदर सेम है r, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है r। नाउ इफ फोर्स हेयर इज 81 देन फोर्स हेयर इज 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर देन फोर्स विल बी लेस, फोर्स हमारा कम होगा। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हमने आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात की, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में बात की है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने लेक्चर को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप इन 4 वीडियोज़ हो चुकी हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, उनको आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।